नमस्कार, न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। न्यूज़ 10 में नजर डालेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों पर। आज से जयपुर में शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। उसके साथ ताज़ा खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुआ है हमला। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हिमाचल दौरे पर भी रहेगी हमारी नजर। साथ ही तमाम अपडेट्स होंगी रामनगरी अयोध्या से। शुरुआत न्यूज़ 10 में हेडलाइंस के साथ। जयपुर में आज से शुरू होगा पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल होंगे शामिल। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल दौरे पर। पार्टी की कोर समूह की बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। सोलन में करेंगे रोड शो। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय की टीम पर हमला, 3 अधिकारी लापता। टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर छापा मारने पहुंची थी ईडी की टीम। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के नेपाल दौरे पर आज भारत की अनुदान सहायता से निर्मित पुनः निर्माण परियोजना का करेंगे उद्घाटन। भारत ने नेपाल के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों के पुनः निर्माण के लिए 100 करोड़ रुपए देने का किया ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में आम चुनाव से ठीक पहले बीएनपी देश भर में करेगी हड़ताल। चुनाव के बहिष्कार को लेकर पक्ष विपक्ष में रार। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहुंचेंगे इजराइल। वेस्ट बैंक का करेंगे दौरा। उधर वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का घरों में तलाशी अभियान शुरू। क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच 3 टी20 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला आज। वनडे सीरीज में मिली हार का बदला लेने उतरेगी टीम इंडिया। और उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड जारी। घने कोहरे के कारण रेल और हवाई यातायात प्रभावित। भोपाल के कुछ हिस्सों में बारिश होने से तापमान में गिरावट। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम को देखते हुए शीतकालीन छुट्टियां 2 दिन बढ़ी। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। आज से गुलाबी नगरी जयपुर में पुलिस महानिदेशकों और महानिरीक्षकों का सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शिरकत करने पहुंचेंगे। सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगर जयपुर दुल्हन की तरह सज कर तैयार है। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए गुलाबी नगरी जयपुर दुल्हन की तरह सजकर तैयार है। 5 जनवरी को जयपुर आगमन पर पीएम मोदी सबसे पहले प्रदेश कार्यालय जाएंगे, जहां वो भाजपा विधायकों और प्रदेश संगठन की बैठक लेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आएंगे तो ये हम सब लोग कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ऊर्जा का संचार कर रहा है। पूरे शहर को स्वच्छ बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, सजाने के लिए सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम में लगे हैं। और आप देख रहे हैं कि किस प्रकार का जोश और उत्साह पूरे राजस्थान के और जयपुर के कार्यकर्ताओं में है। महानिदेशक महानिरीक्षक सम्मेलन में प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 से संपूर्ण देश में वार्षिक पुलिस महानिदेशक सम्मेलन के आयोजन को प्रोत्साहन दिया। हर वर्ष ये सम्मेलन अलग अलग स्थानों पर आयोजित होता है। इस वर्ष ये जयपुर में होने जा रहा है। आयोजन के चलते जयपुर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। जयपुर से विशाल बैरिस्टो के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज़ 10 में बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। प्रवर्तन निदेशालय अधिकारियों को राशन घोटाले के सिलसिले में उत्तर 24 परगना जिले के संदेश खाली में छापेमारी करनी थी, लेकिन जब टीएमसी नेता शाहजहां शेख के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बल पहुंचे तो उन्हें करीब 100 से 200 स्थानीय लोगों ने घेर लिया। भीड़ ने ईडी और केंद्रीय बल की गाड़ियों पर भी हमला किया। मौके से अधिकारियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। गौरतलब है कि राशन घोटाले के सिलसिले में ईडी पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर छापामारी कर रही है। पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम पर हुए हमले पर हमारे संवाददाता प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसन्नजीत, क्या है पूरा मामला? ईडी के लोगों पर हमला हुआ है और जिस तरीके से हमला हुआ है, क्या उनकी टीम पर भी कोई जो लोग हैं वो हताहत हुए हैं क्या?
देखिए भावना, ये जो हमले की बात हम कर रहे हैं सुबह से, ये पूरे देश में कभी हमने देखे नहीं है कि कोई इस तरह की जांच एजेंसी किसी जगह पे रेड के लिए गए तो वहां पे इस तरह से 100-200 लोग उसके ऊपर हमलावर हो गए हैं। 8 लोग ईडी की तरफ से शाहजहां शेख नाम का इस शख्स के मकान पे गए थे और जी 100 से 200 लोग, जैसे आपने बताया कि इन लोगों ने इस 8 लोगों के ऊपर और साथ में जितने सारे सशस्त्र बलों की सुरक्षा कर्मी थे उनके ऊपर हावी हो गए और साथ में कुछ पत्रकार भी पहुंच गए थे इत्तेफाक से, उनके ऊपर भी। और 8 से 10 गाड़ियों की तोड़फोड़, ये जो आप दिखा रहे हैं, ये तोड़फोड़ करके किसी तरह से भागकर मेन रोड पर पहुंच गए हैं और इसी किसी तो टूटे फूटे गाड़ी लेकर ईडी की जो अधिकारी है वो एक आसपास की थाने के धामाखाली बोल के एक थाने पे पहुंच के अपना जान बचाने की कोशिश में है, लेकिन अभी तक स्थिति नियंत्रण में नहीं है। पूरे जगह पे ईडी और पत्रकार और सीआरपीएफ के खिलाफ लोग हमलेवर है। ये लोग कौन है, क्या है, क्यों है, इसकी सवाल, ये इतने सारे सवाल है जिसके जवाब तो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईडी की लोग काफी आहत है। ऐसे बताया जा रहा है कि एक महिला ईडी आधिकारिक भी है जिनको बुरी तरह से पीटा गया है और वो काफी नाजुक स्थिति में है। तो ये राशन घोटाले की मामले में जैसे आपने बताया कि कई जगह पर इस तरह की छापेमारी जारी है और इस तरह की खतरनाक एक घटना आज सुबह संदेश खाली उत्तर 24 परगना सुंदरबन के पास हुआ है। भावना जी, प्रसन्नजीत, राशन वितरण भ्रष्टाचार से जुड़ा ये घोटाला है और इसमें ईडी आज छापेमारी करने गई थी। अभी किस तरीके की स्थिति है, क्या स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है? बिल्कुल नहीं, नियंत्रण में कौन लाने की कोशिश करेगा? नियंत्रण में लाने की कोशिश प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाना चाहिए, लेकिन प्रदेश सरकार इसमें पूरी तरह से अनजान बन के रह गया है। और ये जो शाहजहां शेख, ये माना जाता है कि ये जैसे पुराने जमाने में कुछ दूसरे जगह पे हम लोग कहते थे बाहुबली नेता, और ये बाहुबली नेता है और इनको पूरी तरह से सरकार की, प्रशासन की, पुलिस की मदद है, आशीर्वाद है। और इसी के कारण इनके घर पे क्या कारण है कि किसी के घर पे छापेमारी में गए और उसकी टीम के ऊपर हमलेवर हो गए हैं स्थानीय 100-200 लोग, इसका कारण क्या है? ये कारण में मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास और तथ्य आना बाकी है, लेकिन स्थिति बिल्कुल काबू में नहीं है। वहां पे कुछ भी पत्रकार काम करने जा रहा है तो उनको जान से मारने की धमकियां दिया जा रहा है। ईडी की लोग किसी तरह से जान बचा के किसी जगह पे अपना सर छुपाने की कोशिश में है और ये सोचा जा रहा है कि ईडी की तरफ से या सीआरपीएफ की तरफ से और रीइंफोर्समेंट किया जाएगा कि नहीं। लेकिन भावना, मैं बता दूं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट की सब्जेक्ट है, वहां पे लॉ एंड ऑर्डर काबू में रखने के लिए और ईडी को अपना काम करने के लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश सरकार की है, जबकि प्रदेश सरकार इस शाहजहां शेख के ऊपर अपना आशीर्वाद की हाथ रखे हुए है। भावना, इसीलिए स्थिति बिल्कुल काबू में नहीं है। अभी भी वहां पे जिसको बांग्ला में हम कहते हैं अग्निगर्भ, मतलब वॉर लाइक सिचुएशन, एक काफी खतरनाक सिचुएशन बने हुए है। प्रसन्न जी, साथ में आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि ईडी पर ये जो हमला हुआ है उससे साफ नजर आ रहा है कि उत्तर 24 परगना में जिस तरीके से ये हमला हुआ है, कानून व्यवस्था तार तार होती नजर आ रही है और उपद्रवियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो जो अफवाह है वो अफवाह मैं यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। अगर वो अफवाह सही है तो काफी खतरनाक है कि क्यों शाहजहां शेख के घर में ईडी को घुसने नहीं दिया गया। इसकी अगर लोगों का जो कहना है वो कहना सही है तो वो कभी कभी बताया जाता है दिल्ली की तरफ से कि कभी कभी बंगाल हो सकता है कश्मीर से भी खतरनाक हो जाए। तो मैं ये सिर्फ इशारा दे रहा हूं कि मैंने किस लिए और क्यों लोग कह रहे हैं कि शाहजहां शेख के घर पे ईडी को घुसने नहीं दिया गया और इस तरह से पिछले 2 घंटा से भी लोग हमलेवर है और काम करने नहीं दिया जा रहा है। तो आप समझ लीजिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन, प्रदेश प्रशासन की कोई नामो निशान अभी तक नहीं है। जो पत्रकार वहां पे काम कर रहा है वो अपना जान अपने हाथ पे लेकर काम कर रहा है और ईडी के अधिकारी आगे जाके और सीआरपीएफ आगे जाके क्या करेंगे इसके इंतजार में है हम। जी, इस दौरान प्रसन्नजीत, ये भी खबरें आ रही हैं कि 3 अफसर लापता हैं। क्या इन अफसरों के बारे में पता चल पाया? देखिए, ईडी की तरफ से आधिकारिक तौर पर ये अभी तक माना नहीं गया कि ये कहाँ है, क्या है, किस तरह से लापता है, इसका पता चला कि नहीं।
लेकिन ये उनकी तरफ से बताया गया कि हम 8 लोग गए थे, हम 8 लोग गए थे, ये सही है, लेकिन वो 8 लोग की गिनती अभी तक नहीं हो पाया, इसीलिए बताया जा रहा है कि 3 लापता है, क्योंकि 4 लोगों की गिनती हो चुका है, बाकी 3-4 का गिनती अभी तक बाकी है। अगर उनको आंखों से दिखाई देता है तो बताया जाएगा कि हाँ वो सेफ है, लेकिन जब तक दिखाई नहीं दे रहा है तब तक कहना मुश्किल है कि कहाँ है, क्या है, किस स्थिति में है। भावना, ठीक है। साथ ही प्रसन्नजीत, मैं ये भी पूछना चाहूंगी, जो शाहजहां शेख के घर जिस तरीके से ईडी पर ये हमला हुआ है, क्या है ये पूरा मामला राशन वितरण भ्रष्टाचार घोटाले का? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ शाहजहां शेख ही नहीं है और टीएमसी नेता भी इसमें ग्रस्त है और ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। बिल्कुल भावना, देखिए जो प्रदेश की मंत्री है, उनका नाम है ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो जेल में है और बताया ये जा रहा है कि बंगाल में जितने सारे घोटाले की मामला पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, उसमें से एक सबसे बड़ा घोटाला है ये रेशन घोटाला। ये जो सेंटर से पैसा भेजा जाता है, ये सेंटर से फूड ग्रेन्स भेजा जाता है, ये फूड ग्रेन्स गलत तरीका से मार्केट में बेचकर या कुछ भी करके गरीबों तक नहीं पहुंचाकर यहाँ से पैसा बनाया गया है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से या सरकार की तरफ से। तो इस घोटाले की जांच के लिए मंत्री खुद जेल में है। अब ये जो ईडी का जांच जारी है, ये सब मंत्री से लगा हुआ लोग है, ये शाहजहां शेख मंत्री का करीब लोग। ठीक प्रसन्न जी। जारी है ठीक प्रसन्न जी। जगह पे आज मैं आ गया वापस, बाकी जितने सारे पे आज जगह पे आज का रेड जारी है, सारे के सारे तृणमूल की नेता है, सारे के सारे मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक की करीबी माना जाता है और इन सब के घर पे रेड मारने की कोशिश में है और जिसमें से ये शाहजहां शेख की घर जाने की कोशिश में इस तरह की घटना हो गया है, जिसका अभी भी जारी है, स्थिति अभी भी काबू से बाहर है। ठीक, धन्यवाद प्रसन्नजीत, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो इस खबर पर आप भी नजर बनाए रखें, आपसे फिर से आएंगे। अभी वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 10 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। अपने दौरे के दौरान भाजपा अध्यक्ष सोलन में रोड शो करेंगे। वहीं अभिनंदन समारोह में भी वे भाग लेंगे। इसके साथ ही शिमला में अभिनंदन समारोह में भी वे मौजूद रहेंगे। वे भाजपा कोर ग्रुप बैठक में भी भाग लेंगे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी। और अब जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले से खबर, जहां सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। जानकारी के मुताबिक यह मुठभेड़ शोपियां जिले के चोटी गांव इलाके में हो रही है। सेना, सीआरपीएफ और शोपियां पुलिस के जवान आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल के दौरे के दौरान पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रुद्राक्ष का पौधारोपण भी किया। डॉक्टर एस जयशंकर का नेपाल में दौरा चल रहा है, जहां आज उनका आखिरी दिन है। ये जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा रहा है और डॉक्टर एस जयशंकर ने नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की है। और साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष के पौधा भी लगाया और पशुपतिनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री जो नेपाल के दौरे पे हैं, ये जो दौरा है वो 2 दिन का दौरा है और आज उनका अंतिम और दूसरा दिन है। और अब खबर राजस्थान से। राजस्थान की चर्चित श्रीकरणपुर विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। बीजेपी ने चुनाव से पहले ही अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को राज्य मंत्री भी बना दिया है, जबकि कांग्रेस के दिवंगत गुरमीत सिंह कुन्नर के बेटे रुपिंदर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। श्रीकरणपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के बाद यहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के अलावा आप, बसपा और निर्दलीय सहित 10 और प्रत्याशी मैदान में हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होना है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए तेजस्वी यादव को समन जारी किया है। तेजस्वी यादव ईडी के समक्ष पेश होंगे या नहीं, इसे लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। इससे पहले वे ईडी के समन पर पेश नहीं हुए थे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामला 14 साल पुराना है। उस वक्त लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू प्रसाद यादव ने रेल मंत्री रहते हुए लोगों को रेलवे में नौकरी देने के बदले उनसे जमीन ली, जिसे अपने परिवार के सदस्यों के हवाले कर दिया। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को हटाकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगी। याचिका में कहा गया है कि जिस जगह ईदगाह मस्जिद है वहीं श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। कोर्ट उस जगह पर हिंदुओं को पूजा अर्चना करने का अधिकार सुनिश्चित करे। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहते हुए जनहित याचिका को खारिज कर दिया था कि इस मसले पर पहले ही मुकदमे कोर्ट के सामने पेंडिंग है, जिनमें इन मुद्दों को उठाया गया है, लिहाजा इस पर सुनवाई की जरूरत नहीं है। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, अब जब आज सुनवाई होनी है, याचिका में किस तरीके की दलील पेश की गई है और आगे क्या रह सकता है अपडेट? जी भावना, इस मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसका आप अभी बता रही थी। जो ग्राउंड्स उसमें दिए गए हैं वो ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके अलावा और भी बातें यहाँ पर कही गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में आदेश देकर के एक ट्रस्ट बना देना चाहिए और जो ईदगाह समिति है वो उस ट्रस्ट को ये जमीन सौंपे। कई तरह की मांग की गई है, लेकिन मूल बात यह है कि हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई से इनकार कर दिया था और ये कहा था कि ये सारी चीजें पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। जो विवाद है वो सुप्रीम कोर्ट सुनवाई इस पे कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने इसको खारिज किया, जिसके खिलाफ अब ये याचिका करता है जो सुप्रीम कोर्ट में अपील में आए हैं। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट मुख्य जो मूल वाद है उस पर सुनवाई 9 जनवरी को कर रहा है, ऐसे में 2 बातों की यहाँ पर संभावना है। पहला, सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को यह स्वीकार कर दे कि जो ग्राउंड से उठा रहे हैं वो पहले से ही पेंडिंग है कोर्ट के सामने, या
सुप्रीम कोर्ट इस याचिका को भी बाकी मामलों के साथ टैग कर सकता है अगर वो सुनवाई लायक समझेगा। हालांकि हाईकोर्ट ने इसको सुनवाई लायक नहीं समझा था। कुछ देर में भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि इस याचिका का भविष्य क्या होगा। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट मूल वाद के साथ सुनवाई करेगा या आज ही इसको डिसमिस कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद विकास, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगे भी आप इस पर नज़र बनाए रखिएगा। आइए बढ़ते अब आगे। ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के मकसद से शुरू हुए जल जीवन मिशन ने एक और मुकाम हासिल कर लिया है। मिशन के तहत अब तक 14 करोड़ ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन लगा दिए गए हैं। जल जीवन मिशन की सफलता पर स्वच्छता एवं पेयजल विभाग की सचिव विनी महाजन से बात की है हमारे संवाददाता चंद्रशेखर ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में सचिव विनी महाजन जी। और स्वच्छता एवं पेयजल विभाग में जल जीवन मिशन एक बहुत बड़ा मिशन है और वो एक माइलस्टोन छूने जा रहा है, तो ज़रा जानना चाहेंगे कि क्या माइलस्टोन है। आज हम उस मुकाम तक पहुँचे हैं कि हमारे 14 करोड़ ग्रामीण घरों को नल से शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा है, यानी कि 72.5% से भी अधिक अब हमने कवरेज कर ली है। हमारे 6 राज्यों 3 केंद्र शासित प्रदेशों ने हर घर में ये सुविधा उपलब्ध करा दी है और बहुत से ऐसे और राज्य हैं जहाँ तेज़ी से काम चल रहा है। साफ़ जल मिलने से जो सेहत पे अच्छे असर हैं वह भी नोबेल लॉरिएट प्रोफेसर माइकल क्रीमर ने बताया कि 1,36,000 शिशुओं की जानें बचेंगी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि 4 लाख डायरिया से होने वाली मृत्यु बचेगी और उसका भी कितना आर्थिक लाभ परिवारों को है ये हम समझ सकते हैं। ग्रामीण जो इलाका है वहाँ पर अगर जल जीवन मिशन के तहत काम भी हो रहा है, तो जैसे प्लम्बर हों या फिर टेक्नीशियंस हों, कई सारी जगह हैं, तो इसमें आपको लगता है ग्रामीण रोजगार भी बना है, अर्थव्यवस्था में भी इजाफा हुआ है ग्रामीण अगर लेवल की बात की जाए तो? जी, इसकी एक स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर ने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग के साथ करी थी और उन्होंने पाया इस स्टडी में कि जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन दौरान 2,80,00,000 लोगों को साल भर का एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा। और यही नहीं, जब काम संपन्न होकर चालू हो जाएंगे ये स्कीमें, पेयजल की स्कीमें, तब भी हर साल 13 लाख के करीब लोगों को ये रोज़गार मिलता रहेगा। और नल जल मित्र के नाम से ये प्रोग्राम अभी सब राज्यों में शुरू होने जा रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि हर पंचायत में 1 या अगर हो सके 2 लोग ऐसे उपलब्ध शीघ्र ही हो जाएंगे जो कि ट्रेंड होंगे, स्किल्ड होंगे। इससे उनको सही रोज़गार का मौका मिलेगा और दूसरी ओर हम ये यकीनी बना सकेंगे कि हमारे कहीं पाइपों में लीकेज ना हो या कोई मोटर जल जाए तो हमें हमारे लोगों को, गांव के लोगों को ये देखना ना पड़े, राह ना देखनी पड़े कि शहर से कोई आके इनको सही करेगा। ये स्कीमें निरंतर चलती रहें और शुद्ध पानी निरंतर उपलब्ध रहे गांव-गांव में। तो 14 करोड़ का ये आंकड़ा है और एक बड़ा आंकड़ा है और लगातार 2024 में भी ये आंकड़ा अपने आप जो मुकाम है उस तक पहुंचेगा और उम्मीद की जानी चाहिए कि संकल्प से सिद्धि का ये दौर जो है 2024 में भी जारी रहेगा। कैमरामैन राजेश रेखी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने प्रेरणा अनुभव पर आधारित एक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य सभी प्रतिभागियों को एक सार्थक, अद्वितीय और प्रेरणादायक अनुभव प्रदान करना है, जिससे उन्हें नेतृत्व के गुणों के साथ सशक्त बनाया जा सके। प्रेरणा भारतीय शिक्षा प्रणाली के सिद्धांतों और मूल्य आधारित शिक्षा के दर्शन को जोड़ने की गहरी प्रतिबद्धता से प्रेरित है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की आधारशिला है। प्रेरणा 9वीं से 12वीं कक्षा के चयनित छात्रों के लिए 1 हफ्ते तक चलने वाला आवासीय कार्यक्रम है। देश के विभिन्न हिस्सों से हर हफ्ते 20 चयनित छात्रों, 10 लड़के और 10 लड़कियों का एक बैच इस कार्यक्रम में भाग लेगा। प्रेरणा कार्यक्रम भारत के सबसे पुराने शहरों में से 1888 में गुजरात के मेहसाणा जिले के वडनगर में स्थापित वर्नैकुलर स्कूल से शुरू होगा। छात्र पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकृत आवेदक पोर्टल पर निर्धारित चयन प्रक्रिया से गुजरेंगे। चयन होने पर 20 प्रतिभागी प्रेरणा कार्यक्रम में भाग लेंगे और प्रेरणा, नवाचार और आत्म खोज की यात्रा पर निकलेंगे। कार्यक्रम के बाद प्रतिभागी प्रेरणा के लोकाचार को अपने अपने समुदायों में लेके जाएंगे।
परिवर्तन निर्माता बनेंगे और दूसरों को प्रेरित करने के लिए सकारात्मक बदलाव लाएंगे। और अब मणिपुर से जुड़ी खबर। पिछले साल मणिपुर में हिंसा के कारणों की जांच के लिए गठित गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय लांबा की अध्यक्षता में जांच आयोग ने शपथ पत्र जमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। आयोग ने कहा है कि जो लोग हिंसा से संबंधित हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं वे इस महीने की 24 तारीख तक जमा कर सकते हैं। और अब गणतंत्र दिवस समारोह से जुड़ी खबर। देश भर में गणतंत्र दिवस को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के बीच कर्तव्य पथ पर आज तड़के सुबह परेड की रिहर्सल की गई। तो कड़ाके की ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर हमारे सेना के जवान लगातार रिहर्सल करते हुए गणतंत्र दिवस समारोह के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। और अब आपको सीधे लिए चलते हैं काठमांडू, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित कर रहे हैं। sectors, including a large number of scholarships in premier educational institutions in India as well as in Nepal itself, to encourage the brightest students here to continue their studies. Our youth are particularly powerful agents of growth and development in both societies, and also important ambassadors of the relationship between us. Our collaboration and initiatives in promoting our youth by providing educational opportunities and also by making good educational infrastructure like this library building available to them will only empower them in the positive transformation of both countries. I assure you that we are committed to extending our steadfast support and work with the same earnestness to further realize the potential of the relationship for the full benefit of the people of the two countries. Under the leadership of Prime Minister Modi, the Government of India is committed to continue redefining its relationship with partners in our neighborhood, especially with Nepal. I remember that during his visit to Nepal in 2014, Prime Minister Modi had given the HIT formula for India-Nepal relations. HIT as in H for highways, I for highways, and T for transways. And during the visit of Prime Minister Prachand to India in June, both leaders took the important decision to make our partnership a super hit now. The Government of India is committed to move forward on the ideals of Sabka Saath, Sabka Vikas, Sabka Vishwas, Sabka Prayas, and take the friendly neighboring countries, including Nepal, along with us in our development journey. Together, we will continue to cross more and more milestones in our relationship in the days to come. With this, I conclude my remarks and I underline how successful this visit has been, and I thank you, Foreign Minister Saud, and your colleagues in the government for all your efforts in taking our partnership to new heights. Allow me to take this opportunity to convey to the university, to all the academics, to the students, and to the people of Nepal
my best wishes as we begin the new year. Thank you very much and namaskar. Thank you, Honorable Minister of Foreign Affairs of India. आज को आप देख रहे थे काठमांडू से सीधा प्रसारण, जहां विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर संबोधित कर रहे थे। आपको बता दें कि डॉक्टर एस जयशंकर नेपाल की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं, जहां आज उनका दूसरा और अंतिम दिन है नेपाल यात्रा का। संबोधन के दौरान वे नेपाल के विदेश मंत्री सऊद को धन्यवाद दे रहे थे और साथ ही साथ ये प्रतिबद्धता भी जता रहे थे कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो लगातार और सुदृढ़ होते जा रहे हैं और प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से पिछले साल नेपाल के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा हुई थी और दोनों के रिश्तों को और मजबूती मिली थी, उसी को लेकर डॉक्टर एस जयशंकर का भी यात्रा जो है वो बहुत ही सफल रही है। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से उन्होंने 7वीं जो भारत नेपाल की जो बैठक है उसमें सहभागिता दी है, उसमें अपनी भागीदारी दी है और ये बैठक अपने आप में सफल रही है और भारत और नेपाल के बीच में 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। यहाँ ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको लिए चलेंगे रामनगरी अयोध्या, जहाँ प्राण प्रतिष्ठा के लिए जो तैयारियाँ हैं वो अंतिम रूप ले रही हैं। हेलो बेटा। मिस्टर विकास के साथ कौन है? बस बेटा थोड़ी देर और। वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है, अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मेरा काम वाइंडिंग का है, रिपेयरिंग का करता हूँ, मजदूरी का लाइन है। अब आज तो मेरा शरीर काम कर रहा है, कल मेरा शरीर नहीं काम करेगा तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? पेंशन नहीं है तो जीवन नहीं है। फिर ये ऐसा है जैसे शरीर के अंदर खून का होना, अगर खून नहीं है तो शरीर बेकार है। एनपीएस में जो मेरी आमदनी है उसमें मैं थोड़ा जमा कर लेता हूँ और मुझे पूरा यकीन भी है कि मेरा बुढ़ापा सही कटेगा पेंशन के थ्रू। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000। 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। ब्रेक के बाद न्यूज़ 10 में आपका एक बार फिर स्वागत और आइए अब आपको लिए चलते हैं रामनगरी अयोध्या। श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए, श्री राम अयोध्या आए। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। जय सिया राम सिया राम सिया राम, चले भगवान। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या इन दिनों अपने अलौकिक स्वरूप की छटा दुनिया भर में बिखेर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम लल्ला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक, अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। सालों का इंतजार अब खत्म होने को है। अब कुछ ही दिन शेष बचे हैं। प्रभु श्री राम अयोध्या नगरी में विराजने को तैयार हैं। भव्य और दिव्य राम मंदिर में राम लला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए श्रद्धालु पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। सबकी नजरें अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर पर हैं। ये मंदिर अब राष्ट्र मंदिर होने जा रहा है। ये मंदिर सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक एकता की बानगी पेश करने जा रहा है। करोड़ों सनातनी हर्ष और उल्लास के साथ इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनना चाह रहे हैं। इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर के लिए राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को अलौकिक,
अभूतपूर्व और अविस्मरणीय बनाने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं। 22 जनवरी को शाम को हर देव मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। हर सनातन आस्थावान अपने घर प्रतिष्ठानों में राम ज्योति प्रज्वलित कर रामलला का स्वागत करेगा। ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर पूरी अवधपुरी की भव्य साज सज्जा की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाते हुए यातायात प्रबंधन प्रोटोकॉल के अनुरूप अतिथियों के स्वागत सत्कार हेतु सभी आवश्यक प्रबंध भी किए जाएंगे। आतिथ्य सत्कार में स्वच्छता एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। सभी को इस पर काम करना होगा, जिसमें जन सहयोग और अतिरिक्त मैन पावर की मदद मिलेगी। वहीं जगह जगह कूड़ेदान रखे होंगे और वेस्ट मैनेजमेंट की व्यवस्था होगी। राज्य सरकार द्वारा अवधपुरी में संचालित किए जाने वाले भोजनालय भंडारों को माता शबरी के नाम पर स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार रैन बसेरों को निषाद राज गृह अतिथि गृह के रूप में विकसित किया जाएगा। अन्य भवनों के नामकरण भी इसी प्रकार रामायण कालीन चरित्रों के नाम पर किए जाएंगे। अयोध्या में दुनिया भर से राम भक्तों का आगमन होगा। उनकी सुविधा के लिए पूरे नगर में विभिन्न भाषाओं में साइनेज लगाए जाएंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं और संयुक्त राष्ट्र की 9 भाषाओं में साइनेज होंगे। इसके अलावा श्रद्धालुओं पर्यटकों को अयोध्या आगमन के लिए प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ से वॉल्वो बसों और हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने के लिए भी तैयारी की जा रही है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान अयोध्या में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए जाएंगे। इसके अलावा सेफ सिटी की परियोजना को बिना देरी तत्काल लागू किया जा रहा है। 2017 से शुरू हुई सरयू जी की आरती की परंपरा को और व्यवस्थित और आकर्षक बनाया जाएगा। इसके अलावा अयोध्या का एक डिजिटल टूरिस्ट ऐप विकसित किया जाएगा, जिसमें अयोध्या में मौजूद सभी आधारभूत सुविधाओं एवं प्रमुख स्थलों की जानकारी उपलब्ध होगी। अयोध्या आगमन के लिए निकटस्थ 6 रेलवे स्टेशन हैं। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को सुविधाजनक ढंग से गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अच्छी बसों की व्यवस्था स्थायी रूप से की जा रही है। वहीं इस कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए अयोध्या में देश विदेश के प्रतिष्ठित कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुति देंगे। इसके साथ ही सरयू में नावों पर सांस्कृतिक कला नौका यात्रा का भी आयोजन किया जाएगा। मकर संक्रांति से प्रदेश के सभी आध्यात्मिक स्थलों व मंदिरों में भजन कीर्तन आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन कराए जाएंगे। मंदिरों में दीप प्रज्वलन, दीपदान के साथ साथ राम कथा प्रवचन, अनवरत रामायण, रामचरितमानस का पाठ, सुंदरकांड आदि के कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा। इसके अलावा नगर निकायों में नगर संकीर्तनों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें स्थानीय भजन कीर्तन मंडलियों को सम्मिलित करते हुए नगरों में राम मंदिर, रथ एवं कलश यात्राओं का आयोजन किया जाएगा। साथ ही विभिन्न कथावाचकों द्वारा राम की नगरी अयोध्या जी में प्रवचन एवं राम कथा की सरिता प्रवाहित की जाएगी। भगवान श्री राम के परंपरागत रूपों पर आधारित देश के विभिन्न प्रांतों और विभिन्न देशों में होने वाली रामलीलाओं की प्रस्तुति कराई जाएगी। खास बात यह है कि नेपाल, कंबोडिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि की रामलीला मंडलियों को भी आमंत्रित किया गया है। साथ ही अयोध्या में भजन संध्या मंच पर देश के प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा प्रभु श्री राम जी पर आधारित भजनों का गायन होगा, जिसमें स्थानीय भजन गायक भी शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले तैयारियां जारी हैं। लखनऊ के जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर उपेंद्र कुमार अग्रवाल ने कहा कि कार्यक्रम के मद्देनजर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें अयोध्या जाने वाले मार्ग को सुगम बनाने पर चर्चा की गई है। 22 जनवरी को अयोध्या में एक बृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है। इस क्रम में एक बैठक पुलिस आयुक्त लखनऊ कमिश्नरेट के द्वारा आहूत की गई थी, जिसमें NHI के अधिकारीगण व ट्रैफिक पुलिस और संबंधित जोनल डीसीपी आदि और मैं स्वयं मौजूद था। इसमें जो मार्ग है जो अयोध्या जाने के लिए, उसको सुगम बनाया जाए श्रद्धालुओं के लिए और जो भी गेस्ट आएंगे उनके लिए। इस पर विचार विमर्श किया गया कि जो वैकल्पिक मार्ग हैं, 2 अन्य वैकल्पिक मार्ग है जिसका प्रयोग कम किया जा रहा है, इसका प्रचार प्रसार किया जाए, इसके लिए निर्देश दिए गए।
बाराबंकी में देवा क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाएं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडलों को जोड़ने के काम में लगी हुई हैं। दरअसल राम मंदिर के निर्माण के साथ इससे जुड़ी वस्तुओं की मांग भी काफी बढ़ गई है। इसमें राम मंदिर का 3D मॉडल भी एक है। रजौली गांव के इन दिनों दर्जनों महिलाएं और लड़कियां मॉडल के निर्माण में जुटी हुई हैं। देश का कोना कोना इन दिनों किसी न किसी रूप में अयोध्या में होने जा रहे प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन से जुड़ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में देवा क्षेत्र के रजौली गांव में समूह की महिलाएं और लड़कियां लकड़ी से निर्मित राम मंदिर के मॉडलों को जोड़ने के काम में लगी हैं। मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड यानी MDF वुड जो पतली प्लाई की तरह होती है, इससे मंदिर का 3 मंजिला भव्य 3D स्वरूप तैयार किया जा रहा है। लेजर से पहले मंदिर के हर हिस्से की बारीक कटिंग होती है, फिर उन हिस्सों को समूह की महिलाओं को दिया जाता है, जहां महिलाएं मजबूत बॉन्ड से उसके एक एक हिस्से को जोड़ती हैं। इस काम में महिलाओं को करीब 1 घंटे का समय लगता है। उसके बाद मंदिर का जो भव्य 3D स्वरूप तैयार होता है वो देखने लायक होता है। लेजर तकनीक से तैयार मॉडलों में बारीक नक्काशी भी साफ दिखाई देती है। रजौली गांव में इन दोनों दर्जनों महिलाएं और लड़कियां मॉडल के निर्माण में लगी हैं। उनका बहुत अच्छा लागत है काम करे में। राम मंदिर जैसे अयोध्या जी में बन रहा तो हम यहाँ भी बना रहे हैं। सबको अच्छा लगेगा, हमको भी अच्छा लगेगा। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे अयोध्या में बन रहा है तो वहाँ कारीगर बनाते हैं, यहाँ हम लोग उसकी वो बनाते हैं। तो जैसे बाजार में बिकेगा उसी हिसाब से हम लोगों का भी काम आगे बढ़ता जाएगा। हम यहाँ राम मंदिर बनाते हैं, हमको बहुत खुशी हो रही है और हमको मतलब रोजगार भी मिल गया है। बहुत खुशी कि हमारे बनाए हुए राम मंदिर लोग अपने घर ले जा रहे हैं और हमको बहुत अच्छा लग रहा है सर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। जो हमारे मंदिर बनते हैं तो बिकते हैं, सब लोग खरीदते हैं ना। मंदिर के मॉडल निर्माण में जुटे लोगों ने बताया कि लखनऊ से राम मंदिर के हिस्सों की कटिंग कर उनको असेंबलिंग के लिए मिलता है। इसके बदले उनको 25 रुपए पीस का मेहनताना मिलता है। महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर का मॉडल बनाकर उन्हें काफी सुखद अनुभूति होती है। वहीं महिलाओं से मंदिर का 3D मॉडल बनवाने वाले निमित सिंह ने बताया कि मार्केट से काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी महिलाओं को, तो बड़े आराम से महिलाओं ने इसको सीखा और सीखने के बाद असेंबल करना चालू कर दिया। तो लगभग अभी तक 500 मंदिर हमने महिलाओं से बनवाया है। हमारा 5000 का टारगेट है कि 22 तारीख तक हम 5000 मंदिर बनवा लें, जो कि हमारे पास ऑर्डर है। काम में जुटी समूह की महिलाओं का कहना है कि राम मंदिर इनके लिए रोजगार का साधन भी बन गया है। ये लोग अब तक मंदिर के सैकड़ों मॉडल बना चुके हैं। DD न्यूज, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश। श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मेगा कार्यक्रम से पहले अक्षत वितरण कार्यक्रम भी जोर पकड़ता नजर आ रहा है। लोगों में इससे उत्साह और खुशी की लहर तो दिख ही रही है। आइए देखते हैं इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। तो आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम काशी के विद्वान पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित जी के नेतृत्व में संपन्न होगा। दूरदर्शन से बात करते हुए मुख्य पुजारी की भूमिका निभाने वाले पंडित लक्ष्मीकांत मथुरानाथ दीक्षित और उनके पुत्र सुनील लक्ष्मीकांत दीक्षित ने 5 दिनों तक चलने वाले आयोजन के बारे में पूरे विस्तार से बताया है। वहीं शुभ मुहूर्त का समय निकालने वाले पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ ने बताया कि 22 जनवरी को दिन में 12:30 बजे के आसपास अभिजीत मुहूर्त में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न कराई जाएगी। 22 जनवरी को प्रतिष्ठा का मुहूर्त दिया गया है। दिन में होगा अभिजीत मुहूर्त में 12:30 के आसपास। मेष लग्न है, उसमें वृश्चिक नवांश में वो होगा। उसके पूर्व 7 दिन अनुष्ठान सब होंगे प्रतिष्ठा के लिए जो आवश्यक है। उसके लिए बनारस से भी और बाहर से भी लोग जाएंगे, विद्वान ब्राह्मण लोग करेंगे। पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रतिष्ठा कार्यक्रम 18 से 22 का निश्चित है और 18 से 22 के बीच में जो कार्यक्रम होंगे वो पहले दिन जल यात्रा शोभा यात्रा होगी। पूरा दिन उसमें लग जाएगा और उस दिन उतना ही कार्य होगा। दूसरे दिन फिर प्रायश्चित और गणेश पूजन
पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, मसूरधारा पूजन, आयुष्य मंत्र जप, नांदी श्राद्ध और ब्राह्मण वरण का कार्य होने के पश्चात ब्राह्मण लोग मंडप में अपना दायित्व संभालेंगे। उनको जो दायित्व दिया जाएगा ब्राह्मणों को, वो अपना कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। दूसरे दिन से हवन का कार्यक्रम भी होगा और अधिवासन का कार्यक्रम भी होगा। ये सब कार्यक्रम बराबर दिन भर चलते रहेंगे। कार्यक्रम को संपन्न कराने के लिए केवल काशी से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष से विद्वानों की उपस्थिति वहाँ होनी है और सभी विद्वान लगभग 15 तारीख को वहाँ पहुँच जाएंगे। 16 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा के पूर्वांग के रूप में जो यजमान होंगे उनका प्रायश्चित्त संपन्न होगा। गोदान इत्यादि प्रायश्चित्त की प्रक्रिया, दशविध स्नान होगा और उसके बाद 17 तारीख को भगवान रामचंद्र के बाल विग्रह की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी नगर भ्रमण के रूप में और 18 तारीख को मध्याह्न में लगभग 1 बजे के करीब इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का शुभारंभ होगा। उस दिन सारे पूर्वांग के कार्यक्रम, गणेश पूजन से लेकर के सभी मंडप के देवताओं की प्रतिष्ठा इत्यादि होगी और मूर्ति का जलाधिवास संपन्न होगा। 19 तारीख को प्रातःकाल लगभग 9 बजे के करीब अरणि मंथन द्वारा अग्नि का प्राकट्य होगा और 9 कुंडों में अग्नि प्रज्वलित की जाएगी। अग्नि प्रज्वलन के साथ बाकी देवताओं का आवाहन पूजन होगा और नवग्रहों का हवन संपन्न होगा 19 तारीख को और उसी के साथ सारी प्रक्रियाएं, प्रासाद की वास्तु शांति की जाएगी। जैसे किसी नवीन गृह प्रवेश में करते हैं तो नए मकान की वास्तु शांति होती है, उसी प्रकार नए मंदिर की वास्तु शांति 19 तारीख को संपन्न होगी। 20 तारीख को अन्य अधिवासन इत्यादि संपन्न होंगे। मंडप में हवन इत्यादि कार्य चलते रहेंगे। धान्य अधिवास होगा, भगवान को चावल में, अन्न में रखा जाएगा, पुष्प में रखा जाएगा और नाना प्रकार के रत्नाधिवास, जो अधिवास बताए गए हैं उनमें भगवान को विराजित किया जाएगा। और 21 तारीख को भगवान का दिव्य 96 कलशों से स्नान कराया जाएगा सभी वेदों के मंत्रों के पाठ द्वारा और स्नान के पश्चात फिर शय्याधिवास होगा। शय्याधिवास के पश्चात फिर भगवान के शरीर में चेतना उत्पन्न करने के लिए न्यास विधि संपन्न की जाएगी। न्यास विधि के पश्चात रात भर भजन कीर्तन होते रहेंगे और जागरण इत्यादि वहाँ होता रहेगा और 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में भगवान को जगाया जाएगा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में मध्याह्न में 12:20 पर लगभग मूल प्राण प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होगी। उसके बाद भगवान की महापूजा होगी। महापूजा के पश्चात मंडप में पूर्णाहुति इत्यादि का कार्य संपन्न होगा और जय घोष के साथ सारा देश इस पुण्य क्षण को स्वीकार करेगा और हम लोग भगवान राम को वहाँ पर पधारेंगे। श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले देश भर में अक्षत वितरण कार्यक्रम जारी है। काशी में भी ये कार्यक्रम पूरे उमंग और उत्साह के साथ चल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। काशी और काशी का भी शिवपुरवा गांव समझ सकते हैं आप, महादेव की नगरी में शिवपुरवा, और कार्य कर रहे हैं ये राम जी का अक्षत जो पूजित है अयोध्या का, उसको ये जन जन में पहुंचा रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आप 22 जनवरी को अपने घरों में दीपक जलाएं और जो आसपास के मंदिर हैं वहां पर जाएं। संयोग भी है कि इसका नेतृत्व एक महिला कर रही हैं जो ये टोली है और इन्हीं से हम बात करते हैं कि क्या कर रहे हैं ये लोग, क्या उद्देश्य है, क्या कर रही है आपकी टोली, ये आप बताइए हम। देखिए, बहुत ही हर्ष और उल्लास से हमारी जो टोली है वो आमंत्रण दे रही है 22 जनवरी का, क्योंकि ये मौका ईश्वर ने हमें दिया है तो कोई इस मौके को खोना नहीं चाह रहा है। भजन कीर्तन के साथ
जितने भी परिवार हैं वो सब एक एक दिया अपने परिवार में। जितने सदस्य हैं तो मान लीजिए 5 सदस्य हैं तो 5, अगर 10 हैं तो 10, मतलब उस दिन पूरी की तरह से दिवाली मनानी है। ये आप लोग जो दे रहे हो क्या है ये, और इसमें क्या शामिल है? ये देखिए एक आमंत्रण पत्र है और दूसरा अक्षत है। ये अक्षत जो है वो पूजित अक्षत है जो अयोध्या से आया है और ये हम घर घर बांट के इस बताना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बच्चा हो, वो जो जवान हो, वो सब जानते हैं कि 22 तारीख को क्या होने वाला है। तो सर बहुत ही खुश और हर्ष के साथ ये आमंत्रण स्वीकार कर रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं जय श्री राम, जय श्री राम। ये जय श्री राम का उद्घोष है। पूजित अक्षत और आमंत्रण लोगों के घर घर में पहुंचा रहे हैं। साथ ही जैसा कि प्रधानमंत्री ने और काशी के सांसद ने लोगों से अपील की है कि अपने घरों में आप दीपावली मनाएं उस दिन 22 जनवरी को। ये लोग मंदिरों के लिए भी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है। तो काशी धार्मिक नगरी है और यहाँ के लोगों को तो पहले से ही पता है कि 22 जनवरी को क्या होने वाला है। जय श्री राम। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़ 18 में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। झारखंड के गढ़वा जिले के सिलीदाग और गमरहिया में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ पहुंचा। रथ को लेकर लोगों में उत्सुकता दिखी और बड़ी संख्या में लोग केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा लेने के लिए आगे आए। गढ़वा जिले के ग्रामीण क्षेत्र सोनदाग और रंका कला पंचायत में विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसे ही पहुंची, ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक इसका स्वागत किया। ग्रामीणों ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में गंभीरता से जाना और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग देने का संकल्प लिया। ग्रामीणों ने केसीसी, उज्ज्वला और पीएम आवास जैसी केंद्रीय योजनाओं से उनके जीवन में आए बदलाव के अनुभव साझा किए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। मौके पर मौजूद कृषि विज्ञान केंद्र गढ़वा के वैज्ञानिक डॉक्टर अमरीश चंद्र पांडे ने कहा कि हमारा विज्ञान विश्व में सबसे अच्छा है। हमें अपनी तकनीक और अपने बारे में लोगों को बताने की जरूरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी चाहते हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित देश की श्रेणी में आ जाए। अभी हमारा देश विकासशील देश है और हम लोगों ने कभी भी अपनी तकनीक को उनसे नीचे नहीं देखा। लेकिन कमी क्या रह जाती है हम लोगों में कि हम लोग अपनी जो हमारी काबिलियत है, जो हमारी क्षमता है, उसका हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। दुनिया जानती नहीं है कि हम कितने सक्षम हैं। हम विश्व गुरु थे, विश्व गुरु हैं अभी भी और विश्व गुरु रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यह पहली बार है जब सरकारी तंत्र योजनाओं की जानकारी और उनका लाभ देने के लिए लोगों के दरवाजे पर पहुंच रहा है। गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बोकारो के राजाबेड़ा गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंचने पर ग्रामीणों में खासा उत्साह दिखा। मौके पर ग्रामीणों को केंद्र की जन कल्याणकारी योजनाओं से रूबरू कराया गया और लाभार्थियों ने साझा की अपनी कहानी, अपनी जुबानी। बोकारो जिले के अलग अलग पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा रथ के जरिए ग्रामीणों को केंद्र की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। इसी कड़ी में जब जागरूकता रथ राजाबेड़ा गाँव पहुंची तो ग्रामीणों ने इसका दिल खोलकर स्वागत किया।
मौके पर पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की लाभुक शांति देवी ने इसके फायदे गिनाए, जबकि आयुष्मान की लाभुक दीपा सोरेन ने कहा कि अगर यह सहारा नहीं होता तो आज उनका परिवार नहीं बचता। मेरा आयुष्मान कार्ड बना हुआ है तो मैं उसमें से डिलीवरी पेशेंट में थी, उसमें मेरा बच्चा का वजन कम था तो उसी में से मेरा बच्चा का इलाज हुआ। सब कुछ का सुविधा है और चावल उवल कार्ड उड का सब कुछ व्यवस्था है और हम लोग को सब कुछ का लाभ मिलता है। कार्यक्रम के दौरान माला देवी और रानी देवी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के फायदे बताए और कहा कि समूह से जुड़कर उन्हें आर्थिक मदद मिली और आज वो आर्थिक सशक्तिकरण की राह पर आगे बढ़ रही हैं। अपने एक राशन का दुकान खोली हूँ, मैं खुद दुकान पे रहती हूँ, खुद दुकान चलाती हूँ। 2018 से पहले हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, अभी आर्थिक स्थिति काफ़ी सुधार आ चुकी है। यहाँ पे हम लोग को जो CLF ग्राम संगठन बन गया है, समूह बने हैं, तो वहाँ से भी हम लोग को लोन मिलता है। लोन लेके हम लोग बहुत सारा आजीविका को बढ़ाए हैं। कार्यक्रम में पूर्व विधायक योगेश्वर महतो बाटुल और स्थानीय मुखिया बीना देवी ने इस यात्रा का मकसद समझाया और वंचितों से योजनाओं का फायदा उठाने की अपील की। भारत आजाद भेले 1947 में और 2047 में 100 साल पूरा होते, तो 100 साल में भारत पूर्ण रूपेण विकसित होवे चाहिए, ये संकल्प है। आज का कार्यक्रम के लिए हम लोग इसलिए रखे हैं जो मोदी के लिए विकसित हो सके। इस कार्यक्रम में महिलाओं की खूब भागीदारी दिख रही है। इस दौरान लोगों ने जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली और विकसित भारत बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का संकल्प भी लिया। बोकारो से मनोज कुमार के साथ मैं दिवाकर कुमार। टीएमसी नेता शाहनवाज के घर जब पहुंची ईडी की टीम, जहां स्थानीय लोगों ने आज पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना पर हमला कर दिया ईडी की टीम पर, उस पर भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन कहना चाह रहे हैं कुछ, आइए आपको सुनवाते हैं। बंगाल में कानून का राज नहीं है, जो सेंट्रल एजेंसी भी वहां जाती है उसके ऊपर भी हमला होता है। ईडी पे हमला हो गया, पहले एक बार फौज के ऊपर भी ममता जी ने बहुत बड़ा सवाल उठा दिया था जब वो ड्रिल हो रही थी। तो बंगाल में ममता जी को ये लगता है कि बंगाल में एक अलग राज है जहां वो जो चाहेंगी वही होगा। ये पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है। और अब खबर आपकी सेहत से जुड़ी हुई। सिर दर्द एक आम समस्या है, इसके बारे में विशेषज्ञ से कारण जानने या जांच करवाने की बजाय अक्सर कई लोग केमिस्ट से दवाई लेकर खाना यानी स्व इलाज करते रहते हैं, जो गलत तरीका है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं। सिर दर्द के सही इलाज के लिए सिर दर्द का कारण जानना आवश्यक है। आइए आप ये रिपोर्ट देखिए। इसी के साथ मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। सिर दर्द एक बेहद आम समस्या है जो कभी भी किसी को भी हो सकता है। सिर दर्द के कई कारण हो सकते हैं, कुछ साधारण और कुछ गंभीर। आजकल तनाव या टेंशन लगभग सभी के जीवन का हिस्सा हो गया है। तनाव के कारण सिर दर्द यानी टेंशन हेडेक की समस्या आम हो गई है। जो प्राइमरी हेडेक है, जिसमें कि आपका कॉमनली जो होता है माइग्रेन या टेंशन हेडेक, क्लस्टर हेडेक और अलग तरीके की और प्राइमरी हेडेक टाइप्स हैं। कॉमनली ये जो हेडेक हैं, प्राइमरी हेडेक्स यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा है, जो 15 से 40 साल के उम्र के बीच में हैं उनमें, और 80% चांसेस में इसमें बहुत ज़्यादा जो अफेक्टेड हैं वो हैं महिलाएं। यदि सिर दर्द आपके लिए रोज की समस्या बन गया है तो ये आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को प्रभावित कर सकता है। इसकी वजह से कई अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। जिन लोगों को बार बार सिर में दर्द होता है या लगातार रहता है, वो लोग कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ज़रूरी जो चीज़ हमें जाननी है वो ये है कि किन कारणों से हो रहा है। जैसे आपको लगता है कि आपकी नींद नहीं हुई है, या आप बहुत समय से खाना नहीं खाए हैं, या कुछ आपको खाने की वस्तु है जिससे कि ये चीज़ आपको हो रही है, और कोई भी स्ट्रेसर जो आपको लगता है उसको आपको पहचानना है और उसको आपको पहले ट्रीट करना है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो दवाइयाँ होती हैं वो इन सब ध्यान देने, लाइफस्टाइल ठीक करने के बावजूद भी अगर नहीं है तो इसका इलाज करना चाहिए दवाइयों से। यदि सिर दर्द के आम कारणों की बात की जाए तो इसमें आंखों का कमजोर होना काफी आम है। जो लोग अनियंत्रित जीवन शैली जीते हैं या खान पान में गड़बड़ी रखते हैं,
उनमें भी सिरदर्द की समस्या देखी जाती है। कुछ मामलों में सिरदर्द को नजरअंदाज करना गंभीर हो सकता है। रेड फ्लैग जो होते हैं, जैसे कि आपका सडनली हेडेक के साथ दो दिखाई देना, या नज़र में या विजन में कमज़ोरी आना, या फिर आपके किसी भी शरीर के एक हिस्से में कमज़ोरी आ गई, या पैरालिसिस जैसा माइल्ड अटैक आ रहा है, ठीक हो रहा है, या फिर चलने में इम्बैलेंस हो रहा है, तो इन चीज़ों को आपको डेफिनेटली है कि तुरंत आपको इन रेड फ्लैग्स को पहचानना है और उसकी जांच और इलाज करवानी है। लेकिन यदि आपका माइग्रेन का हेडेक आपका लंबे समय से चल रहा है, लेकिन उसकी कुछ बदलाव आते हैं उसमें, जैसे कि उसकी तीव्रता बढ़ती है, या उसका जो टाइप होता है, या उसका जो एक पैटर्न होता है वो चेंज हो जाए, तो भी वो एक रेड फ्लैग है। सही प्रबंधन जीवन में सकारात्मक बने रहना और तनाव को दूर करना सिर दर्द से छुटकारा पाने में सहायक हो सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज़।